हेलो क्लास 7 हिस्ट्री 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन इसको कंटिन्यू करेंगे। द मराठास इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम थर्ड टाइप ऑफ स्टेट्स वाली जो है कैटेगरी वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमको ये पढ़ना था कि जब लेटर मुगल्स आए तो उन्होंने कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनी, क्योंकि मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। हमने पहली दो पढ़ ली, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्या हुआ, इंडिविजुअल ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंस सीज करी, यानी लड़ लड़ के मुगल से जो है अपनी लैंड लिए, इंडिपेंडेंस लिए और नई स्टेट बनाई। हमने अभी सिख के बारे में पढ़ा, अब हम मराठास के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली मराठास, ये जो आप पैराग्राफ पढ़ोगे इसके अंदर ज्यादा मराठा किंगडम के ऊपर फोकस दिखाया हुआ है कि किंगडम कैसे उन्होंने बड़ा किया। क्योंकि हम ये देखेंगे, अगर आप अपने पेज नंबर 1 पे जो मैप लगा हुआ है, अगर आप उसको देखो तो उसमें आप ये देखोगे कि कैसे जो मराठास थे उनका जो है एक्सपेंशन उन्होंने की। उन्होंने जो है, हम देखेंगे पेज नंबर 1 पे जो मैप है, मैप 1, इसमें अगर आप यहाँ पे ग्रीन मराठा किंगडम देखो तो आप देखोगे इन्होंने सारी तरफ एक्सपेंशन की थी, और इसकी वजह से क्या है, इनका जो किंगडम था वो बहुत बढ़ गया था। आप देखोगे यहाँ से शुरू होकर ये पंजाब की तरफ भी जाएंगे, ये ईस्ट में भी टच करेगा किंगडम। तो इन्होंने बहुत बड़ा किंगडम बना लिया था मराठास ने अपना। तो मराठास ने जब अपना किंगडम बनाया तो ऑब्वियसली उनको क्या है, लड़ लड़ कर ही मिला होगा, क्योंकि ये किंगडम जो है पूरा पहले एक एम्पायर था, मुगल एम्पायर का। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, बेसिकली मेन फोकस किंगडम के ऊपर है कि किंगडम की कैसे बड़ा हुआ और कैसे उन्होंने लोगों को अपने अंडर लिया, फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन क्या की। तो बेसिकली इसके अंदर हम वही पढ़ेंगे। The Maratha kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of a sustained opposition to Mughal rule. ठीक है, तो मराठा ये जो किंगडम है ये एक ऑपोजिशन से निकला था। जब इन्होंने मुगल रूल को इतना ऑपोजिशन दी, इतनी उनकी लड़ाई करी, उनको रोक के रखा, तो मराठा किंगडम जो है बनना शुरू हो गया, और इन्होंने क्या किया, एक रीजनल किंगडम बनाना शुरू किया, और फिर ये बढ़ता गया। Shivaji carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families देशमुख्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, हमको पता है कितने स्ट्रॉन्ग मराठा लीडर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किंगडम को जो है बनाना शुरू किया। किसकी हेल्प से? देशमुख की हेल्प से। देशमुख्स कौन थे? पावरफुल वॉरियर फैमिलीज। क्योंकि अगर आपको किंगडम बनाना है या फिर अगर आपको मुगल फोर्सेस फाइट करनी है तो आपकी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको वॉरियर चाहिए। तो जो देशमुख्स थे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थी। तो उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, इनके साथ मिलकर मराठा किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाना, स्टेबल बनाना शुरू किया। Groups of highly mobile peasant pastoralists couldn't be provided the backbone of the Maratha army. तो अब हम आर्मी की बात करें। यहाँ पे इनको वॉरियर मिल गए, अब उनको क्या है, कुनबी चाहिए थी। कुनबी क्या थे? ये पेजेंट या पेस्टरलिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, ये भी वॉर में काम आते थे। तो ये जो मराठा आर्मी है उनकी बैकबोन थे, यानी कि बहुत सारे थे उनके अंदर, और मेजर रोल था इनका आर्मी के अंदर। शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। तो जो भी हमें पता है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी कि इंडिया के अंदर जो पेनिनसुलर रीजन है, जो साउथ के अंदर है, वहां पे क्या है, शिवाजी ने इनको, जो कि मुगल फोर्सेस थे, उनको चैलेंज किया बार बार। ठीक है, उनसे लड़ाई करी, या फिर उनको क्या है, अपनी एक्सपेडिशन नहीं करने दी, जो आर्मी अपनी कैंपेन्स करती थी वो नहीं करने दिया शिवाजी की फोर्सेस ने। After Shivaji's death, effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successors as Peshwas. तो अब पेशवा आ गए आगे। तो जब शिवाजी की डेथ हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो पावर थी स्टेट की, ये पेशवा के पास आ गई। पेशवा ने क्या किया, ये क्या थे, चितपवन ब्राह्मण्स थे। ये क्या करते थे, ये इन्होंने क्या किया, शिवाजी का सक्सेसर बनकर क्या है, रूल किया, या फिर पावर को सारा मैनेज किया। इनको पेशवा बोलते थे, यानी और क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल मिनिस्टर्स। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। अब किंगडम बना है तो कैपिटल भी बनेगी, पूना उसकी कैपिटल बन गई। अंडर द पेशवास द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो पेशवा के अंदर जो है मराठा किंगडम बहुत बढ़ गया था। ये जो मूवीज भी बनी है उसमें भी आप देखोगे कि पेशवा के अंदर क्या है, मराठा किंगडम की मिलिट्री जो है बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने लगी, और एक्सपेंशन बहुत हुई किंगडम के अंदर। Their success lay in bypassing the fortified areas of Mughals by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed.
अभी अगला क्या बता रहे हैं, ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे ये किया। तो पहला उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी एरिया जो मुगल ने फोर्टिफाई किए हुए थे उनको पास किया, उन्हें अपने अंडर लिया। उसके बाद क्या किया, सिटीज में रेड करनी शुरू की, और फिर मुगल आर्मीज को ऐसी जगह पे लेके आते थे जहाँ पे क्या है उनको रीइंफोर्समेंट ना मिल पाए, यानी कि वेपन्स ना पहुंच पाए, खाना ना पहुंच पाए। अगर ये सब कुछ नहीं पहुंच पाएगा तो आर्मी को हराना ईजी होगा। तो ऐसे कर करके उन्होंने क्या है अपने मुगल्स को भी हराना शुरू किया और अपनी एक्सपेंशन, मिलिट्री एक्सपेंशन शुरू करी। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंशन शुरू करने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मिलिट्री भेजी, कैंपेन की, ताकि एरिया को वो अपने अंडर कर पाए। Between 1720 and 1761, the Maratha Empire expanded. अब क्या है, मराठा किंगडम से एम्पायर बन चुका है, ये एक्सपैंड कर गया, ये बहुत बढ़ गया। It gradually chipped away at the authority of the Mughal Empire. ठीक है, तो अब क्या है, इसको मुगल एम्पायर की अथॉरिटी से तो ये बिल्कुल बाहर हो चुका है। मालवा एंड गुजरात जो हमने पहले भी पढ़ा था, मालवा एंड गुजरात हमने कहाँ पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, हमने ये पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे वतन जागीर ऑफ राजपूत रूलर्स के बारे में। तो हमने वहां पढ़ा था कि मालवा और जो मालवा गुजरात जो है ये बहुत ही प्रॉस्परस वो थी, जगह थी, बहुत ही रिच जगह थी। तो उनको भी जो है मराठास ने, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब राजा जय सिंह यहाँ पे अपना वो करने लगे थे, कंट्रोल करने लगे थे, तो मराठास ने उनको क्या है रोक के रखा हुआ था। ठीक है, मराठास से उन्हें बड़ा टफ कंपटीशन मिल रहा था। Malwa and Gujarat were seized by Mughals by the 1720s. By 1730s, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. तो पूरा डेक्कन का एरिया जो है मराठा किंग जो है वहां पे उनका ओवरलॉर्ड मानने लगे, यानी कि उसी की चलने लग गई वहां पे। He possessed the right to levy chauth and sardeshmukhi in the entire region. इन दोनों की डेफिनेशन पढ़नी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, टैक्स के नाम है। चौथ का क्या मतलब, जैसे जब हम बात करते हैं बोलते हैं ना कि किसी भी चीज का एक चौथाई हिस्सा, तो चौथाई का मतलब क्या है, 25%, 1/4। तो 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स इन द डेक्कन, दिस वाज कलेक्टेड बाय मराठास। तो लैंड का क्या है, रेवेन्यू 25% क्लेम करते थे, मराठास ले लेते थे डेक्कन के अंदर। और सरदेश में की क्या है, 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन डेक्कन। ठीक है, तो ये भी लैंड रेवेन्यू है जो जमींदार को मिलता है, और ये भी लैंड रेवेन्यू है जो कि हम हेड रेवेन्यू कलेक्टर को दिया करते थे। तो ये क्या थे, जो भी मराठा किंग था उस टाइम पे, वो अपना जो उसने अपना मराठा एम्पायर एक्सपैंड किया, वहां पे चौथ और सरदेशमुखी इसको लगा सकता था, मतलब ये रेवेन्यू के टैक्सेस के ये अप्लाई कर सकता था। After raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and Punjab in north, into Bengal and Orissa in the east, and into Karnataka and Tamil Telugu countries in the south. तो अगर आप देखो कि इन्होंने क्या किया, नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में इन्होंने अपनी फुल एक्सपीडिशन चलाई और कंट्रोल में करना शुरू किया। ठीक है, तो दिल्ली के बाद जब इन्होंने दिल्ली पे रेड करी, उसके बाद जो है मराठा फ्रंटियर्स की इनकी डोमिनेशन बननी शुरू होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनते गए, और इन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी फिर एक्सपैंड किया। ठीक है, राजस्थान भी चले गए, पंजाब में भी लिया इन्होंने, बंगाल उड़ीसा तक पहुंच गए, और कर्नाटका, तमिलनाडु, तमिल तेलुगु, ये सारी जो कंट्रीज थी साउथ के अंदर, वहां पे भी किया इन्होंने अपना एरिया मतलब कवर कर लिया, उसको मराठा किंगडम एम्पायर बना दिया। These were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty. तो हमने पहले बताया सोवरेनिटी क्या होता है, सुप्रीम पावर, इसका मतलब ये होता है। तो इन्होंने क्या किया, मराठा एम्पायर को ऐसे नहीं बोला कि चलो तुम मराठा एम्पायर के अंदर हो, लेकिन उनको बोला कि तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करोगे क्यों, किस क्या टैक्स अगर तुम हमें पे करोगे तो ये क्या दिखाएगा, कि ये दिखाएगा कि तुमने क्या है हमारी सोवेरेनिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है मराठा की। इसका मतलब तुमने ये मान लिया कि मराठा जो है सुप्रीम पावर है, हमारी पावर को तुम एक्सेप्ट कर चुके हो। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। तो अब क्या है, भले ही मराठा एम्पायर इतना बड़ा हो रहा है और इतने उनको रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, टैक्सेस भी मिल रहे हैं, उनके पास सब है, लेकिन इसका क्या है, इस पे जो है ये सब कुछ अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि कितने सारे वो लोग जो मराठास को सपोर्ट करते थे अब वो उनका सपोर्ट से हट जाएंगे, और इसका प्राइस जो है मराठास को बाद में देना पड़ेगा जब वो हार जाएंगे एक बैटल।
These military campaigns also made other rulers hostile towards the Marathas. ठीक है, तो अब उनको क्या है, बाकी रूलर्स वो ये सोचते थे कि हम देखो मुगल के राज से आजाद होने के लिए मराठास की हेल्प कर रहे थे कि मुगल राज से हमें आजाद करो, हमने नहीं, और अब मराठास ही हम पे राज करना शुरू हो गए, तो बाकी रूलर्स क्या है, हॉस्टाइल हो गए उनकी तरफ. As a result, they were not inclined to support the Marathas during the Third Battle of Panipat in 1761. अब ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये जो है मराठास के बीच में और अफगान का जो है जो किंग था उस टाइम पे अफगानिस्तान का, अहमद शाह दुरानी, उसके बीच में हुई थी, इनके बीच में. तो जब मराठास की जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रही थी, तब क्या है, ये जो जितने भी रूलर्स थे जिनको ऐसा लगने लग गया था कि मराठास भी हम पे रूल कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी सपोर्ट हटा ली, जिसकी वजह से जो है मराठास ये बैटल हार चुके थे. Alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well. तो अब इनका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे. इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था इफेक्टिव था. Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced into local conditions into account. Agriculture was encouraged and trade revived. तो अब इसका मतलब क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन दिखाना शुरू कर दिया कि जो मराठा जो एम्पायर जब बन गया, तो उसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसी हुई, तो ऐसे हुआ कि जब कॉन्क्वेस्ट कर लिया उन्होंने, कॉन्क्वेस्ट यानी जब एक बार कोई लैंड को अपने अंडर कर लिया और वहां पे मराठा रूल सिक्योर कर लिया, मतलब अपना कंट्रोल जमा भी लिया वहां पे, तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू सिस्टम को या जो भी उनकी रेवेन्यू डिमांड है, यानी कि जो भी उन्होंने लॉ लगाना है, मे बी देशमुख की चौथ या कोई अलग लॉ लगाना है वहां पे, वो धीरे धीरे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लोकल लोगों को, या जो भी वहां के लोग हैं उनमें. उन्होंने एग्रीकल्चर इनकरेज किया, ट्रेड रिवाइव किया, क्योंकि ट्रेडिंग से ही हमने पढ़ा था, जब आप टाउन ट्रेडर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ये ट्रेड जो है कि भी आपस साथ में पैसे लाता है, और कोई भी टाउन की जो है अपलिफ्टमेंट की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है ट्रेड के साथ. तो ट्रेड को रिवाइव किया. दिस अलाउड मराठा चीफ सरदार्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये सारे नाम रखना याद रखना जरूरी है, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गेकवाड ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज. तो इनकी वजह से क्या है, जो मराठा के सरदार थे इनके पास क्या है, पैसे आने शुरू हुए, तो ये पावरफुल आर्मीज इन्होंने रेज करनी शुरू कर दी. Maratha campaigns into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in that region. तो ठीक है, मालवा के अंदर जब मराठा ने मालवा को कंट्रोल में ले लिया, तो उससे मालवा को कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, मालवा की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी उतनी ही रही. उज्जैन एक्सपैंडेड अंडर सिंधियाज पेट्रनेज. तो ये जो सिंधी हमने यहाँ पे पढ़ा, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, तो उज्जैन ने क्या किया, सिंधिया की पेट्रनेज में ये क्यों है, उज्जैन एक्सपैंड कर गया, अपलिफ्टमेंट होनी शुरू होगी, डेवलपमेंट शुरू हो गया. Indore under Holkars. By all accounts, these cities were large and prosperous and functioned as important commercial and culture centers. New trade routes emerged within the areas controlled by Marathas. तो नए trade routes आने शुरू हो गए. The silk produced in Chanderi region now found a new outlet in Pune, the Maratha capital. तो क्या है, जो भी सिल्क चंदेरी रीजन में बनती थी अब वो पुणे आने लग गई. क्यों? क्योंकि नए ट्रेड रूट्स बन गए उसकी वजह से. Burhanpur, which had earlier participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east. तो क्या है, यही दिखाया जा रहा है कि कैसे बाकी जो छोटी स्टेट्स जो अंदर एरियाज थे, जो सेंटर्स थे, वो कमर्शियल कल्चर सेंटर्स भी बनने शुरू हो गए. हमने इन सब के बारे में पढ़ा है चैप्टर के अंदर, टाउन ट्रेडर्स वाले में, कि कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल जगह होते हैं, कमर्शियल टाउन होते हैं, कुछ कल्चरल टाउन्स होते हैं. तो ऐसे सेंटर्स जो भी इनके टाउन्स ये बनने शुरू हो गए. जो बुरहानपुर है, इसका हिंटरलैंड बढ़ गया, इसने एरिया अपने अंडर कंट्रोल करना, मतलब एरिया बढ़ गया, तो मतलब टाउन बड़ा हो गया, टाउन जो है उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई. तो पूना नागपुर इसके साउथ में, लखनऊ इलाहाबाद ईस्ट में, उनकी भी साथ में अपलिफ्टमेंट जो है शुरू होनी शुरू की. तो बेसिकली इसके अंदर हमने मराठा के जो भी किंगडम है उन्होंने क्या चेंजेस किए, कैसे वो हारे, कैसे वो किंगडम्स बड़े हुए, पेशवा के अंदर कितनी एक्सपेंशन करी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है द जाट्स. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे.